Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले भी हमने कितने सारे टॉपिक्स इसके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कवर करे हैं। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक पे जाकर ज़रूर उन वीडियोस को देखें और अगर आपको उनसे कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से रिस्टार्ट करते हैं अपनी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की जर्नी को सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के साथ। सोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इससे प्रीवियस क्लास में हमने इथेनॉइक एसिड पढ़ा था, जिसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करी थी, जिसमें हमने अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट करवाया था और उससे हमने एक एस्टर बनाया था, यही था। और उस एस्टर को जब हमने एल्कली के साथ यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया था तो क्या बना था? सोप बना था ना। तो वहीं से ही आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी रिएक्शन से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एस्टर बना था वो कौन सा बना था? इथाइल इथानोएट, है ना। तो इथाइल इथानोएट का क्या फॉर्मूला होता है? CH3 COO C2H5, यही होता है ना इथाइल इथानोएट। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक एल्कली, जिसको हम बेस भी कहते हैं, है ना। हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है उसके अंदर, तो ये हो गया हमारा एल्कली, ठीक है। इसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? नेम साइड बाय साइड लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये है हमारा इथाइल इथानोएट, है ना। और ये क्या है? हमारा एक एस्टर है, ठीक है। इथाइल जो है ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है और ये हमारा एसिडिक ग्रुप होता है। ये मैंने आपको बताया था। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है जरूर देखिए, उसमें इसको डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो ये C2H5 हमारा अल्कोहल में से आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एल्केन है, एल्केन मतलब C2H6 होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, वो वाला बॉन्ड हमारा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसे हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप, इसीलिए हमने इसको लिखा है इथाइल, ठीक है। ईथा कहाँ से आया? इन दोनों कार्बन से आया ईथा। और क्योंकि एस्टर का सफिक्स क्या होता है? 8 होता है ना। जैसे एसिड में इक होता है, अल्कोहल्स में ऑल होता है, ऐसे ही एस्टर में 8 होता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, इथाइल इथानोएट, उसके अंदर हमने डाला एल्कली, तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास क्या बना बच्चों? CH3COONA बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये अल्कोहलिक पार्ट होता है वो इस OH को लेकर अलग हो जाता है और एक अल्कोहल बना लेता है, C2H5OH बना लेता है, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा? ये क्या बन गया हमारा? CH3COONA, ये बन गया हमारा सोप। ये क्या बन गया हमारा? सोप बन गया, है ना। ये वाला पार्ट बच गया ना CH3COO, और उसके साथ ये Na जुड़ जाएगा, ठीक है। Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट पे आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। इतना आप सभी को समझ में आ गया है ना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। तो जिस भी रिएक्शन से हम लोग सोप बनाते हैं उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और सोप्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था, हमने डेफिनेशन भी लिखी थी इसकी। सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। अगर मैं इसकी जगह KOH ले लूं तो पोटेशियम बन जाएगा, है ना। तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही पढ़ा था। विद क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये है क्योंकि सोप से हम लोग क्लींजिंग करते हैं ना, हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना। तो विद देयर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज सोप्स। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। सोप के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है, तो क्या ही सोप बनेगा, है ना। हमें एक अच्छा सोप बनाने के लिए मतलब इससे ज्यादा कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ेगी, है ना।
तो उसमें एक एग्जाम्पल आपका आता है सोडियम स्टीरेट। लिखिए सोडियम स्टीरेट। और दूसरा एग्जाम्पल आता है सोडियम पाल्मिटेट। क्या आता है बच्चों? सोडियम पाल्मिटेट। अब ये नाम बड़े ही मैम कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने ईथा पढ़ा था, इथ हमने 2 कार्बन एटम्स के लिए पढ़ा था, प्रोप हमने 3 के लिए, ब्यूट हमने 4 के लिए। अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है तो हमें ये याद है। तो इसी तरीके से बच्चों जो स्टीयरेट है ये आपके 17 कार्बन एटम्स के लिए है। कितने? 17। ठीक है, 17 हो गए। और एल्केन में क्या फॉर्मूला होता है? अगर C हमारे N है तो H कितने होने चाहिए? 2N+2 होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे एक H कम होगा, क्यों? क्योंकि वो कार्बन एटम COO ग्रुप से भी लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? एल्काइल ग्रुप का CnH2n+1, यानी इसका हम डबल करेंगे। ठीक है, डबल करेंगे तो क्या आएगा? 17 2 34, और उसके अंदर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो यानी कि H हो जाएंगे हमारे 35 और COO, है ना। और Na तो हमारे पास आएगा ही, इतना ग्रुप तो सेम है ही, COO Na तो आएगा ही आएगा। बस इसमें हमें ये याद रखना है कि 17 कार्बन एटम्स हैं और उसके डबल में +1 करेंगे तो उतना हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है बच्चों। अब हमारा आता है पाल्मिटेट। इसमें होते हैं 15 कार्बन एटम्स। ठीक है, और H हमारे होंगे 31, क्योंकि 15 का डबल 30 और उसमें +1 करेंगे तो 31, और ये हो जाएगा हमारा COON। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है और इसके सोप के हमारे 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर C17H35COONA का एग्जाम्पल लूं तो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं आयनिक पार्ट, इसे हम कहते हैं आयनिक पार्ट, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। बात तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है क्योंकि ये ज्यादातर आयंस बनाता है ना। तो ये हो गया हमारा आयनिक पार्ट, ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मैम? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बच्चों, एक होती है हेड, एक हेड होता है और एक होती है उसकी टेल। ठीक है, तो जो ये हेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है आयनिक पार्ट को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान लगेगा थोड़ी ही देर में आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयनिक पार्ट, और जो ये टेल होती है ना ये होता है हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब जो ये आयनिक पार्ट है ये क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, है ना। फिलिक, फिलिक का मतलब वाटर लविंग। तो आयनिक पार्ट यानी कि हमारा Na पॉजिटिव पार्ट जो है ये होगा हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, जिसे हम कहेंगे वाटर लविंग। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो टेल पार्ट है, ठीक है, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया सुना है ना, किसी चीज का डर, तो इसे पानी से डर लगता है, ये पानी से दूर भागता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाटर हेटिंग लिख लीजिए या वाटर फियरिंग लिख लीजिए, आपकी मर्जी, है ना। तो ये हो गया हमारा वाटर फियरिंग। तो आई होप आपको सोप का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, है ना। ये हो गया आयनिक पार्ट, ये हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हो गया हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और ये हो गया हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम इसे पानी में डालते हैं, है ना, तब इसका रिएक्शन, इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। तो चलिए आइए देखते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है, तो आई एम रबिंग द बोर्ड। आई होप आप सब लोग पेन नोटबुक लेकर बैठे होंगे, अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे मेरे साथ साथ, है ना। तो इसकी 2 अरेंजमेंट्स होती हैं, है ना, प्रेजेंट इन 2 अरेंजमेंट्स। इन 2 अरेंजमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? उसकी 2 अरेंजमेंट्स। ठीक है, पहला ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी अभी हमने उसको पानी में नहीं डाला, अभी वो पानी के ऊपर ही है। कौन? हमारा सोप। हमारा सोप अभी क्या है बच्चों? पानी के ऊपर है। मान लीजिए ये एक बीकर है और इसमें मैंने ये पानी ले रखा है,
यहाँ पे हमारा साबुन है, ये हमारा सोप है ऊपर की साइड, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर लविंग पार्ट है, हेड पार्ट है, वो तो इस तरफ होगा, है ना, और जो हमारा वाटर फियरिंग है वो क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ इसकी टेल जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सो इसमें हम लिखेंगे द सोप मॉलिक्यूल, ये सोप के मॉलिक्यूल्स है ना, द सोप मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्फ, अलाइन मतलब अपने आप को अरेंज करते हैं, अलाइन देमसेल्फ इन नंबर 1। मैं आपको माइंड मैप या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवाऊंगी, आप लोग उसका प्रॉपर आंसर बनाकर एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो द सोप मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, वो कैसे होगा, विल बी इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर, वो पानी के अंदर होगा बिकॉज वो वाटर लविंग है। और दूसरा हाइड्रोफोबिक जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, विल फेस आउटसाइड, विल फेस आउटसाइड या आउटवर्ड्स, है ना, वो जो है बाहर की तरफ होगा, वो तो डरा बैठा है तो वो तो बाहर की तरफ ही होगा। तो आई होप सरफेस ऑफ वाटर वाला अरेंजमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सोप मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब बात आती है जब हम सोप सॉल्यूशन बनाते हैं, सोप सॉल्यूशन बनाने के लिए सोप को पानी के अंदर डालना जरूरी है, तभी तो सोप सॉल्यूशन बनेगा। तो भाई अब हमारे इस पार्ट को भी पानी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो तब ये इसकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होती है। कैसे होती है, चलिए आइए देखते हैं। तो दूसरा करेंगे इनसाइड द वाटर, दूसरा अरेंजमेंट है हमारा बच्चों इनसाइड द वाटर। ये कैसे होगा, मान लीजिए इसमें भी ये आपका बीकर है, ठीक है, ये आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और अब हमारा इसके अंदर हमने एक कपड़ा डाला, ठीक है, हमने एक कपड़ा डाला जिसपे डर्ट है, डर्ट यूजुअली हमारे ऑयली होती है ना। चलिए तो हमारे पास ये हो गया हमारा डर्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन टेल पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो इस डर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। इसका मतलब हमारी टेल अब इस तरफ आ जाएगी और हेड जो है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, हेड जो है हमारा बाहर की तरफ चले जाएंगे। समझ में उल्टा हो गया ना, बिल्कुल अरेंजमेंट हो गया ना, क्योंकि डर्ट से कौन स्टिक होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। समझ में आ गई बात। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये है आपका सोप सॉल्यूशन, ठीक है, ये है आपके सोप मॉलिक्यूल्स, ये है आपके सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये है आपका डर्ट, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब जो ये अरेंजमेंट हमें मिला है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मिजेल, है ना। इसको आप स्टार दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आज हमने पढ़ी, मिजेल। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिजेल। मिजेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में हमारा डर्ट जो है वो क्या हो जाता है, एंट्रैप हो जाता है, जकड़ा जाता है, और जैसे ही हम क्लोथ को रगड़ते हैं, रिंस करते हैं, तो वो डर्ट क्या है आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, क्योंकि वो मिजेल भी बाहर आ जाता है, तो हमारी जितनी भी डस्ट होती है, ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है ना। तो इनसाइड द वाटर में हम लोग क्या लिखेंगे, इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल्स, inside the water soap molecules arrange themselves such that हाइड्रोफिलिक पार्ट के लिए आप लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, है ना, वो सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में, रिमेन सस्पेंडेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर। और हाइड्रोफोबिक पार्ट के बारे में आपका क्या कहना है बच्चों, हाइड्रोफोबिक पार्ट
entraps the या फिर लिखिए sticks to the dust, है ना, sticks to the dirt particle। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। This type of formation is known as missile। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मिजल कहते हैं, इज नोन एज मिजल। चलिए ठीक है मैम, मिजल तो समझ में आ गया। अब अगर इसकी क्लींजिंग एक्शन पूछी जाती है तो आपको स्ट्रक्चर तो बताना ही है, ये वाला पार्ट बताना है, इस पार्ट को बताने का मतलब नहीं क्योंकि आप क्लीन करवा रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट आपको बताना होगा। अब आते हैं हम क्लींजिंग एक्शन पे। ठीक है, आई एम रबिंग द बोर्ड। ठीक है, तो क्लींजिंग एक्शन में आप लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट द डर्ट गेट्स एंट्रैप, डर्ट गेट्स एंट्रैप, वो क्या हो जाती है, जकड़ी जाती है इन बिटवीन द मिजल मॉलिक्यूल्स, है ना, द डर्ट गेट्स एंट्रैप बाय द मिजल। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हेन द क्लॉथ इज एजिटेटेड, जब हम क्लॉथ को रगड़ते हैं, व्हेन द, जैसे वॉशिंग मशीन्स में या हाथों से भी, when the cloth is agitated, the missile gets removed, है ना, and thereby removing the dirt particle from the cloth, हमारा क्लॉथ से डर्ट पार्टिकल रिमूव हो गया। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, द क्लॉथ गेट्स क्लीन, हमारे कपड़े बिल्कुल साफ हो गए। द क्लॉथ गेट्स क्लीन आफ्टर 3 to 4 times of rinsing, 3 to 4 times of rinsing। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप तो ठीक है मैम, अगर हम इस पानी की जगह हार्ड वाटर यूज करें तो, क्योंकि हमारे घरों में तो हार्ड वाटर ही आता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या सोप उनके साथ भी क्लींजिंग एक्शन दे सकता है, बताइए जरा। क्या आप कपड़े धोने के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल आपके बाथिंग सोप्स होते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो सोप्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक स्टिकी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्कम, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कम। अब अगर ये स्टिकी वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, स्कम बन जाता है हमारा, तो वो स्कम क्या करता है, हमारे क्लोथ्स के साथ, जिनको हमें क्लीन करना है ना, उन क्लोथ्स के साथ चिपक जाता है और सोप की क्लींजिंग एबिलिटी में इंटरफेयर करता है। और अगर वो इंटरफेयर करेगा तो भाई सोप कैसे क्लीन करेगा, नहीं कर सकता वो, तो क्या करें, है ना। तो चलिए लिखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड अपनी कुछ बातें। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि when soap reacts with hard water, जिन बच्चों को याद रखना है कि हार्ड वाटर क्या होता है, आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे बाद में, तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। when soap की हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, वाटर विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। जब सोप इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स वाइट स्टिकी प्रेसिपिटेट, वाइट स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाता है। और इस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसे कहते हैं स्कम, हम इसे क्या कहते हैं, स्कम। ठीक है, तो स्कम क्या करेगा, स्कम क्या करेगा, इट इंटरफेयर्स विद द क्लींजिंग एबिलिटी ऑफ सोप, क्लींजिंग एबिलिटी ऑफ सोप। यही चीज बताई मैंने, यही चीज बताई थी। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे मतलब इसका क्या कैसे सॉल्व करें, हम क्या सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो हार्ड वाटर के साथ अगर हमें किसी चीज को यूज करना है, अगर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो उसका सोल्यूशन है कि हम लोग सोप की जगह क्या यूज करें, डिटर्जेंट्स यूज करें। हम लोग क्या यूज करें, डिटर्जेंट्स। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स जो हैं
हार्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देते। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी कैन यूज डिटर्जेंट्स। तो लिखिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अगर हमें ओवरकम करना है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज डिटर्जेंट्स। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? डिटर्जेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई वी कैन यूज डिटर्जेंट्स? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, है ना, वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है, जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं ना, उनके साथ वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, thus they are effective in hard water, है ना। इसीलिए हम हार्ड वाटर में कपड़े धोने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन क्या है? डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन सिर्फ लर्न करने के लिए है, क्योंकि अगर आप पूछेंगे कि मैम इसका हमें बताइए कैसे इसको एक्सपैंड करके, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो हायर क्लासेस में। अगर मैं समझा भी दूंगी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन क्या है? डिटर्जेंट्स आर द, आप इसके ऊपर डेफिनेशन करके हेडिंग डाल सकते हैं, डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ये एसिड का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और एमोनियम सॉल्ट्स। अभी तक तो हम पोटेशियम पढ़ रहे थे ना सॉल्ट, उसमें सोप में, इसमें आते हैं एमोनियम। चलिए मैं बता देती हूँ, NH4 पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, कैसे? तो ये चीजें आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, ये टोटली आपको लर्न करनी है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट होता है, ये तो पता है, सॉल्ट होते हैं सोप की तरह ही, है ना। सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, S और S करके आप लोग लर्न कर सकते हैं। एमोनियम सॉल्ट होते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस के। क्लियर हो गई बात? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब लास्ट है कि इसका यूज कहाँ है। तो डिटर्जेंट्स आर यूज, है ना। यूज क्या है इसका? तो पहला यूज तो ये है कि दे आर यूज टू मेक शैम्पूज। दे आर यूज इन शैम्पूज। शैम्पू में भी इनका काम होता है, हेयर को क्लीन करने के काम होता है। नॉर्मल वाटर्स में, नॉर्मल सोप से हम लोग, हमारे बाल अच्छे से साफ नहीं होते हैं, तो शैम्पूज में भी ये डाला जाता है। दे आर यूज इन शैम्पूज एंड अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप आप सबको अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्लियर हो गया होगा, है ना। डिटर्जेंट्स का तो छोटा सा ही एक इंट्रो था, वो भी इसलिए कि हमें प्रॉब्लम आ गई सोप के साथ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में वो कर ही नहीं रहा काम, इसीलिए हमें डिटर्जेंट को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, मेन आपका मिजल फॉर्मेशन और सोप की रिएक्शन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एज वेल एज योर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आई होप अब आपको ये चैप्टर इजी लगना शुरू हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसकी डेली की रिवीजन और प्रैक्टिस से ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।